Okay guys, Bismillah Rahman Rahim. In today's class, we'll be talking about a very interesting topic, and the topic is passive and active voices. Passive and active voices. This is the topic in today's class. Remember guys, the most important thing I'll tell you here. This is my own opinion, not a research-based opinion, okay? Sometime I will put my own, this is my own it's called experimental theory, okay? Look at here. Yeah, presented by me. This is my own theory I learned in my whole life, okay? Look at to this circle. This is your text. ये आपका क्या है? ये आपका टेक्स्ट है. टेक्स्ट का मतलब आप जो भी चीज़ लिखते हो, चाहे एक क्वेश्चन लिखते हो, 10 क्वेश्चन लिखते हो, 50 क्वेश्चंस लिखते हो, जितने भी क्वेश्चंस लिखते हैं, आप जितने भी क्वेश्चंस लिखते हैं, ये आपका वो सर्कल है, ठीक है? नाउ हियर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. इसको मैं डिवाइड करता हूं 35%, इसको मैं डिवाइड करता हूं 15%, ठीक है? कितने हो गए टोटल? 50%. इसको मैं डिवाइड करता हूं 50%. इसका क्या मतलब है? आप जितने भी लिखाई करते हैं, ओके, हाउ मैनी थिंग्स यू राइट, चाहे आप प्री से लिखते हैं, चाहे आप ऐसे लिखते हैं, चाहे आप टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज माई ओन ओपिनियन कि इसमें 35% एक्टिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं, 50% पैसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं, और 15% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस्तेमाल होते हैं. I'll put it here, नरेशंस इस्तेमाल होते हैं, नरेशंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन. पैसिव पीवी, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, यानी 35% आप टेक्स्ट में, ठीक है, 35% रिटन टेक्स्ट में, यहां पर लिख ले रिटन टेक्स्ट में, ठीक है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव वॉइसेस, जो टेंसेस आपने पिछले क्लासों में किए हैं, सही है? 50% हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं, और 15% हम नरेशन की इस्तेमाल. कुछ जगहों में नरेशंस की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, कुछ जगहों पे एक्टिव वॉइसेस की परसेंटेज ज्यादा हो सकती है, लेकिन जर्नल अगर हम ले लें, 50% रिटन फॉर्म में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस. तो आप मुझे बता दें, सीएसएस और पीएमएस में क्या चीज डिफिकल्ट है? प्री से और ईस है, प्री से है, एस है. तो अभी आपको किस चीज पर ज्यादा तवज्जो देना चाहिए? पैसिव वॉइस पर. सो यू नीड टू लर्न इट फ्रॉम योर हार्ट. Okay, you need to improve them. Without this, you can never write, you can never be able to convey your message in words form to someone. Okay? So, अगर आप spoken को ले ले, यहाँ पर मैं आपको spoken का डायग्राम बनाता हूँ. Okay? ये आपका हो गया spoken. ठीक है? स्पोकन में क्या है? स्पोकन में द थिंग्स आर ऑपोजिट. स्पोकन में यहां पर 35%, लेट मी हैव हियर फॉर यू 30% हम नरेशंस को इस्तेमाल करते हैं. नरेशंस को 30%. अक्सर हम कहते हैं ना, उसने कहा, ही सैड, दे सैड, अली सैड, आई एम नॉट गोइंग टुडे. So all these are narrations, direct and indirect. ठीक है? Now 50% we use active voices. क्या इस्तेमाल करते हैं? Active voices. ये आपका spoken criteria है, spoken criteria. ठीक है? Spoken criteria. Okay, and 20% you use a passive voice. These are the rules.
that how much passive voice are important and how much active voices were important if you want to speak English. So all these things are important, remember. Okay? तो इस क्लास में आपको पैसिव वॉइस जो है वो सही तरीके से आपको याद करना चाहिए और किस तरह हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में करेंगे, इस पर थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अभी खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होगी। अगर पैसिव वॉइस में मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ व्हाट विल बी द मीनिंग, अगर एक्टिव वॉइस में मैं जुमला इस्तेमाल करता हूँ व्हाट विल बी द मीनिंग। ऐसे जुमले होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, आपको लाजमी वहाँ पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर हम अक्सर लोग एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर फिर मानी गलत हो जाती है और जब मानी गलत हो जाए तो आपकी सारी जो आपकी पैराग्राफ से उसकी जो फाउंडेशन है वो सब गलत हो जाते हैं, ठीक है। देयरफॉर वी फेल द प्री-से इन एसे ऑफ CSS एंड PMS, ठीक है। सो शुड वी स्टार्ट? ओके, रिमेंबर यहां पर है पैसिव एंड एक्टिव वॉइसेस। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज वॉइस। व्हाट इज वॉइस? वॉइस क्या है? व्हाट इज वॉइस? A statement in which either the speaker is focused or the action and receiver of the action is focused. What actually this mean? It's very interesting. यहां पर देख ले, स्टॉप राइटिंग प्लीज, लेटर ऑन यूर राइट। वॉइस को देख ले। अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब है एक जुमला, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं। एक ऐसा जुमला जिसमें या तो हम यहां पर स्पीकर को हटा दे, यहां पर डूअर लिख ले प्लीज। या तो हम काम करने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं उस जुमले में। किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं? काम करने वाले को, यानी काम करने वाले को हम एम्फसाइजेशन देते हैं, ठीक है। या हम एक्शन को, यानी जो काम उस जुमले में होता है, या उसकी रिसीवर यानी जो रिसीव करता है उस एक्शन को, उसको फोकस देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वॉइस। वॉइस हमारे साथ एक जुमला होता है जिसमें या तो काम करने वाले को आप तवज्जो देते हो, ठीक है, यानी उसको आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, यानी उसको आप अहमियत दे रहे हो, सही है। या ऐसा जुमला जिसमें आप सिर्फ उस काम को अहमियत दे रहे हो कि यहां पर काम लाजमी है तो मुझे काम मेंशन करना चाहिए, यहां पर एक्शन लाजमी है, या रिसीवर ऑफ एक्शन जो है लाजमी है, यानी जो ऑब्जेक्ट है जो काम रिसीव करता है, वो एक एक एक्सप्लेन करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यानी या तो स्टेटमेंट जो है वॉइस, वॉइस का मतलब है जुमला। क्या? स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट होता है, एक जुमला भी हो सकता है, दो जुमले भी हो सकते हैं और 10 जुमले भी हो सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट जिसमें आप या तो डूअर ऑफ द एक्शन को, डूअर ऑफ द एक्शन को क्या देते हो? इंपॉर्टेंस। यहां पर मैं लिखता हूं बड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हो। इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है? अहमियत देते हो, एम्फसाइजेशन देते हो।
एम्फेसाइजेशन आप देते हैं। एम्फेसाइजेशन का मतलब अहमियत देते हो, दबाव देते हैं क्या ये इस जुमले में ये काम करने वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। सही है। सेकंड जो है, या तो हम एक्शन को, सिर्फ एक्शन को, या प्लस रिसीवर ऑफ द एक्शन को, रिसीवर ऑफ द एक्शन को, रिसीवर ऑफ द एक्शन को क्या देते हैं? इंपॉर्टेंस। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, या हम उसको क्या कहते हैं? एम्फेसाइजेशन। यानी हमारे साथ वॉइसेस जो है, वॉइस तो आमतौर पर आवाज को कहते हैं, यहां पर तो हम जुमले को कहते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें हम डोर ऑफ द एक्शन, जो काम करता है उसको हम तवज्जो देते हैं, उसको अहमियत देते हैं कि यहां पर ये लाजमी है, इसको मेंशन करना चाहिए। फोकस हमारा सब जो है डोर ऑफ एक्शन पर हो सकता है, या एक्शन पर, या दोनों पर, एक्शन पर और रिसीवर ऑफ द एक्शन पर, जो काम रिसीव करता है, काम नहीं करता बल्कि रिसीव करता है। इफ आई से जवाद किल्ड अ मैन, तो जवाद यहां पर डूअर है, अ मैन जो है वो रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, वो तो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ लुक इट हियर, जिस जुमले में आप डूअर ऑफ द एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। यानी जिस जुमले में आप इंपॉर्टेंस, आप एम्फेसाइजेशन डूअर ऑफ द एक्शन को कहते हैं उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। जो पिछले जितने भी टेंसेस हमने किए थे उसमें तमाम सब्जेक्ट था ना, सब्जेक्ट काम करता था, तो लिहाजा वो सब क्या थे? वो एक्टिव वॉइसेस थे। अली वेंट टू स्कूल, जवाद रोट अ लेटर, ही हैज बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह हम जुमले बता रहे थे ना पिछले स्ट्रक्चर्स में, तो लिहाजा वो जितने भी स्ट्रक्चर हमने किए थे वो तमाम क्या थे? वो थे आपके एक्टिव वॉइसेस। ओके, बाद में इसकी इस्तेमाल किस तरह हो सकता है, इसकी माने किस तरह हो, तो बाद में करेंगे। ओके, नाउ जिन जुमलों में हम एक्शन और रिसीवर को, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक्शन और रिसीवर को फोकस देते हैं, उनको इंपॉर्टेंस देते हैं, तो लिहाजा ऐसे जुमलों को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। दे आर कॉल्ड पैसिव वॉइस। कौन सी जुमले? जो एक्शन को रिसीव करते हैं, जो जिसमें आप एक्शन को अहमियत देते हैं, एक्शन को आप इंपॉर्टेंस देते हैं, जिसमें आप रिसीवर को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहां पर मैं आपको एग्जांपल्स अभी दे रहा हूं। नाउ लुक एट टू द एग्जांपल्स। यहां पर मैं लिखता हूं अली किल्ड अ मैन। ठीक है, अली किल्ड अ मैन। अली ने एक आदमी को मारा, या अली ने एक आदमी को मार दिया। सो अली किल्ड अ मैन, या अली ने एक आदमी को कत्ल किया। सो अली किल्ड अ मैन। यहां पर काम किसने किया है? अली ने किया है ना, तो यहां पर आपकी डोर ऑफ एक्शन जो है वो मेंशन है। जब डोर ऑफ द एक्शन मेंशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस। यह है आपका एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं इसी तरह कहता हूं अ मैन वॉज किल्ड, एक आदमी को मारा गया है या एक आदमी को कत्ल किया गया है, यहां पर डूअर ऑफ एक्शन है? नहीं है। किसने किया? ये नहीं है। यहां पर रिसीवर मौजूद है और किया हुआ है वो मौजूद है। यानी एक बंदे का, एक आदमी का कत्ल हो गया है, तो लिहाजा ये आपका है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। डू यू अंडरस्टैंड? अक्सर हम इस तरह कहते हैं अ मैन वॉज किल्ड बाय अली। ये जो बाय अली है पाकिस्तान में हम इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में बाय हिम बाय देम नहीं आता। ये तो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों के लिए इजी हो जाए, उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। हालांकि बाय हिम बाय देम ये नहीं आता, याद रखें। इसको कहते हैं एजेंटलेस पैसिव, ज्यादातर आते हैं। पैसिव दो किस्म के, एक को हम कहते हैं पैसिव विद एजेंट्स, द अदर इज कॉल्ड पैसिव विदाउट एजेंट्स। तो 90% पैसिव विदाउट एजेंट्स इस्तेमाल, जिसको हम कहते हैं एजेंटलेस पैसिव्स, ये इस्तेमाल होते हैं। वो तो बाद में आ रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? पैसिव में मतलब वो डोर ऑफ एक्शन की जरूरत
ज़रूरत नहीं होती, हम मेंशन करते हैं ताकि बच्चे समझ जाए, वरना आपकी जुमले में फिर अगर आप कहते हैं अ मैन वाज किल्ड बाय अली एंड अली किल्ड अ मैन, तो आप फिर क्यों नहीं कहते हैं कि आपकी डायरेक्टली क्या है अली किल्ड अ मैन, तो आप इतने जोर क्यों अ मैन वाज किल्ड बाय अली। यार अगर डू ऑफ एक्शन मौजूद है तो ज़रूरत नहीं होती कि आप पैसिव वॉइस को मेंशन कर ले। लेकिन हमारे जो ग्रामीरियन है पाकिस्तान में खासकर वो इस पर बाय हिम बाय देम बाय हर, तो हर चीज़ में आप बाय हिम, कुछ वो बाद में करेंगे, कुछ जगहों पर हमें एजेंटलेस पैसिव इस्तेमाल करना, कुछ जगहों पर हमें ऐसे पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर जिसमें एजेंट की ज़रूरत हो। एजेंट मतलब मसलन हम अक्सर कहते हैं साइंस में खासकर हम कहते हैं सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक को लाजिम है, लेकिन सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक से इंतहाई लाजमी है। लिहाजा सेल साइंस में हमें नॉलेज चाहिए, साइंस में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, डिस्कवर नहीं चाहिए, इन्वेंटर नहीं चाहिए। तो लिहाजा लेकिन अगर सेल का नाम आता है तो वहाँ पर हम रॉबर्ट हुक को भी डालते हैं, इसलिए हम कहते हैं सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इस तरह भी कह सकते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, लेकिन हमें रॉबर्ट हुक की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जो टॉपिक होता है आपका वो तो सेल होता है, तो लिहाजा सेल की इंफॉर्मेशन हमें जरूर लाजमी है, रॉबर्ट हुक लाजिम नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। Do you understand what I'm saying? So now remember कि वॉइसेस के दो अकसाम है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव की मतलब है कि यहां पर सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट या ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमेशा के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा, वो काम करेगा, वो काम करेगा। ही विल डू द वर्क लाइक अली किल्ड अ मैन, आई वेंट होम, जवाद रोट अ लेटर, तो इसमें आई और जवाद काम करता है, अली काम करता है, यानी एक्टिव वॉइसेस जितने भी हैं उनकी सब्जेक्ट क्या होंगे, वो एक्टिव होंगे, वो काम करेंगे। और जितने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरह ये हैं, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है ना, याद रखिए जितने भी पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स, वो हमेशा के लिए रिसीवर होते हैं। क्या होते हैं, रिसीवर। वो काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, वो काम को रिसीव करते हैं। हम अक्सर कहते हैं आज मुझे स्कूल में मारा गया है, तो आपने तो मतलब काम रिसीव किया, तो आप कहेंगे आई वॉज बिटन इन द स्कूल, आई वॉज बिटन इन द स्कूल। इस तरह आप नहीं कह सकते कि आई हैव बिटन इन द स्कूल, इसका मतलब है कि मैंने लोगों को मारा है स्कूल में। आई वॉज बिटन इन द स्कूल, तो यहां पर मैंने पैसिव वॉइस इस्तेमाल, क्योंकि यहां पर जो आई आता है वो काम रिसीव करता है, किस चीज का, बेटन का। वो बाद में स्ट्रक्चर में करेंगे डिटेल से, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट रिमेंबर पैसिव वॉइस में हम एक्शन और रिसीवर ऑफ एक्शन को मेंशन करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सही है। और एक्टिव वॉइस में हम डूअर ऑफ द एक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन हर एक्टिव वॉइस जो है, जरूरी नहीं कि हर एक्टिव वॉइस जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन होगा। पाकिस्तान इज आवर कंट्री, ये तो पैसिव वॉइस, ये तो एक्टिव वॉइस है, तो पाकिस्तान तो कोई काम नहीं करता। ये तो इसको हम कहते हैं स्टेटिव सेंटेंसेस। स्टेटिव सेंटेंसेस में याद रखिए डूअर ऑफ एक्शन नहीं होता। मसलन इफ आई से जवाद वाज सेड, जवाद बीमार था, यहाँ पर तो जवाद कोई काम नहीं करता, फिर भी ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इसको हम कहते हैं स्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें स्टेटिव वर्ब होते हैं। स्टेटिव, हाँ, स्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें स्टेटिव वर्ब होते हैं, स्टेटिव सेंटेंसेस। स्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो चीज़ों की हालत, जो चीज़ों की वजूद के बारे में मान कोई एक्शन जाहिर नहीं करते। वो तो बाद में सेंटेंसेस की टाइप्स में फिर डिटेल से पढ़ेंगे यार, विद द कैप ऑफ इट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? हाँ, एनी क्वेश्चन? जी, यू से यस, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, मे आई गो अहेड? हाँ, अभी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर जो हैं, पैसिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर्स, लिसन टू मी, इस इन पैसिव वॉइस के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप हर न्यूज़पेपर उर्दू को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। यू कैन ट्रांसलेट इट। व्हाई? बिकॉज हमारे लिए जो बड़ी ब्लॉक होती है, जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ट्रांसलेशन में, वो होती है आपकी पैसिव वॉइस। मसलन अगर वो कहते हैं पाकिस्तान में रोज़ाना 10 अरब रुपए चुराए जाते हैं, तो ये आपका पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस तो नहीं है। तो किस तरह आप इसको ट्रांसलेट, फिर आप कहेंगे ओ सर ये तो टेंसेस में भी नहीं है, किस तरह ट्रांसलेट, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस होते हैं। मसलन वी से बटखेला में
60 करोड़ रुपीस का, जस्ट सपोज ओके, 60 करोड़ रुपीस का कपड़े हर साल खरीदे जाते हैं। अभी कौन खरीदते हैं? दे आर नॉट मेंशन है, डूअर ऑफ द। तो ऐसे जुमले को फिर आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह आप कन्वर्ट करेंगे? मसलन एवरी डे 10 बिलियन रुपीज आर स्टोलन इन पाकिस्तान। Every year in Badkhela, 8 crore rupees clothes are sold. So like this sentence, ये ऐसे जुमले जिसमें आप इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो लिहाजा ऐसे जुमले के लिए आपको आपके साथ स्ट्रॉन्ग पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर होना चाहिए, पैसिव वॉइस की रूल्स को आपको मतलब सीखना चाहिए। किसी भी नावल को अगर आप लिखते हैं, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप लिखते हैं, अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आते तो साइड पर बैठ जाओ, ना आप ट्रांसलेशन कर सकते हो बगैर पैसों के। देयरफॉर दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दी पैसिव वॉइस इंपॉर्टेंस। अभी सवाल है कि सर कब हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे और कब हम एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। फिर जाते हैं इनकी रूल्स को, इनकी स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने कहा कि पैसिव वॉइस वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप एक्शन को और रिसीवर ऑफ द एक्शन को आप फोकस देते हो, उसको आप इंपॉर्टेंस देते हो। और पैसिव एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसको आप क्या, किसी को डूअर ऑफ द एक्शन को आप फोकस देते हो। सी है, सो दिस इज द ओन बिग डिफरेंस बिटवीन। अभी और भी डिफरेंसेस आ रहे हैं नाउ। Why passive voice? Passive voice क्यों जरूरी है? What are the importance of passive voice? यार go close the main gate please. Okay, question is why passive voice? This is a question. अक्सर टीचर्स को भी पता नहीं होता कि passive voice हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। Remember, साइंटिफिक डिफिनीशंस के लिए जितने भी साइंटिफिक डिफिनीशंस हैं, किसी चीज की अगर आप साइंटिफिक डिफिनीशंस करते हैं तो जब आप साइंस को आ जाते हैं तो साइंस का मतलब है, जो साइंस लफ्ज है वो साइंशिया से आ गया, इसका मतलब टू नो। यहां पर हम नॉलेज को फोकस देते हैं। जब हम नॉलेज को फोकस देते हैं तो नॉलेज जो है वो एक एक्शन का फॉर्म है। You see what I'm saying? So therefore we use what? Passive voice. किस तरह? अगर आपको कोई कहते हैं व्हाट इज सेल, डिफाइन सेल, आप कहते हैं द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये पैसिव वॉइस का है। आप इज कॉल्ड, इज, ऐसे पिछले अगर आप टेंसेस में देख लें हमने कौन सा इस तरह स्ट्रक्चर नहीं किया है। ठीक है, सो वी यूज एक्चुअली पैसिव वॉइस फॉर साइंटिफिक डिफिनेशन। अगर मैं आपको कहता हूं डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या डिफाइन एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स, डिफाइन क्वांटम फिजिक्स, तो यहां पर जितने भी आप डिफिनेशंस करते हैं वहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस। ओके, नेक्स्ट वन, usages of things। जब आप किसी चीज का, किसी दवाई का, किसी केमिकल का, किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी चीज का, किसी टेक्नोलॉजिकल की डिवाइस का, जितने भी गैजेट्स है वो, अगर
आपको कहे कि इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ नोट्स लिख लें, कुछ पॉइंट्स लिख लें, तो हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आपको मैं कहता हूं राइट 5 सेंटेंसेस या राइट 1 पैराग्राफ ऑन द यूजेस ऑफ वाटर, सो वी से वाटर इज यूज्ड इन होम्स, water is used for washings, water is used for daving, water is used for bathing। तो यहां पर आप is used इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पैसिव वॉइस। अगर मैं कहूं राइट द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्लाइंग balloons, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन many engines। So you use is used, as used. So why we use? Because whenever you are writing the descriptions of something or the uses of something, okay, then we use actually most of the time we use passive voice. यानी 100% तो passive voice इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन 80 up to 90% हम passive voice इस्तेमाल करते हैं। Anything or some type something? Everything। अगर मैं आपको कहता हूं कि कुर्सी किस चीज के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप कहेंगे कुर्सी, the chair is used for sitting. It is also used for decoration in the office. Do you understand? Mobile is used for communication. But sometimes we also use active. For example, we search things in mobile. Yeah, we search things through internet. So these are then active voices. ज़्यादातर जब आपको कहे कि इन चीज़ों के इस्तेमाल पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख ले, कुछ पैराग्राफ लिखे, तो ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस। इसी वजह से हम स्टक हो जाते हैं कि किस तरह इसको इस्तेमाल। अगर मैं आपको कहता हूं इस मार्कर के बारे में एक पैराग्राफ लिख ले, तो उस पैराग्राफ में 50% से ज्यादा क्या आएंगे? पैसिव वॉइस आएंगे। आप तो पहले कहेंगे इट इज अ मार्कर, ये आपका एक्टिव वॉइस है, इट इज अ मार्कर। अगर आप कहेंगे कि ये प्लास्टिक से बना, इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो ये आपका फिर पैसिव वॉइस आ गया। इट हैज अ कैप, ये फिर एक्टिव वॉइस है। Do you understand what I'm saying? अगर आप कहते हैं इट वर्क्स वेरी वेल, ये भी ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस है। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, ये आपका पैसिव वॉइस है। इट टेक्स इंक, सो इट इज एक्टिव वॉइस। इन चीजों का डिफरेंशिएट के कहां पर पैसिव वॉइस आते हैं, कहां पर एक्टिव वॉइस आते हैं। रिमेंबर योर टेक्स्ट इज द मिक्सचर ऑफ दैट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड अ पैसिव वॉइस। Are you clear there? Okay, now here is third. When the doer is unknown, जब doer का पता ना हो किसी को, when you don't know who did the action, or who was doing the action or who will be doing the action, अगर आपको डूअर पता नहीं है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव वॉइस। इट्स वेरी इजी। मसलन यहाँ पर एक बंदा पड़ा है रास्ते में, किसी ने उसको कत्ल किया, तो आप कहेंगे अ मैन इज किल्ड इन द स्ट्रीट, सॉरी अ मैन वाज किल्ड इन द स्ट्रीट। डू यू अंडरस्टैंड? अभी किसने किया है उसका पता नहीं। अब अक्सर हम क्या करते हैं, हम एक और चीज करते हैं यहाँ पर जो इनफॉर्मल होते हैं। हम क्या कहते हैं? हम एक्टिव वॉइस की जगह इस्तेमाल करते हैं, वहां पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कराए, समवन किल्ड। अब क्या करते हैं? समवन किल्ड अ मैन हु इज लाइंग इन द स्ट्रीट। नाउ ग्रामीण क्या कहते हैं? ये जो बंदा कत्ल हुआ है, ये तो नेचुरल भी हो सकता है, इस शायद छत से कोई चीज गिर गया हो, तो आप समवन क्यों कहते हैं यहाँ पर? तो ये आपकी इनफॉर्मल है, तो लिहाजा आप कहेंगे अ मैन वाज किल्ड। डू यू अंडरस्टैंड? सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू यूज समवन। ये जो है, ये कोई जो एक एनिमल भी उसको मार सकता था, ठीक है? तो लिहाजा इसलिए हम समवन आप नहीं, समवन जब आ जाए तो इसका मतलब होगा ओनली ह्यूमंस। तो अक्सर ऐसे काम होते हैं जो ह्यूमंस नहीं करते, तो फिर आप वहां पर आपको आप कहते नहीं, ये तो आपको अननोन, यहाँ पर जेंडर जो है मेरे ख्याल में, यानी नॉन डूअर जो है वो तो ह्यूमन है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट कुड बी एनीथिंग। सो देयरफॉर यू नीड टू यूज अ पैसिव वॉइस। So then you use, actually you use someone, but you can use in two ways. मतलब हम
आप कहेंगे कि someone killed, तो फिर ग्रामेटिकली ये ठीक है या सिर्फ इम्पॉर्टेंट है? अगर आप इंसान ने, लोग कहते हैं अगर इंसान ने मारा है तो फिर आप कहेंगे someone right, but if you don't know and you say directly someone killed. Now listen to me, आप क्लास में आ गए, सही? Now आप क्लास में आ गए और एक साल, मतलब क्लास में आप आ गए और एक कुर्सी जो है वो उधर टूटी पड़ी है, तो आप कहते हैं someone broke the chair. It is wrong. You say the chair was broken in the class. आप इसमें आ जाओ, सर को कहे सर, एक्सक्यूज मी सर, द चेयर वाज ब्रोकन इन द क्लास, क्योंकि इस पर कोई चीज भी गिर सकता है, ये कोई इंसान भी हो सकता है, ये कोई जानवर भी हो सकता है. सो देयरफॉर वी से ओके. नाउ हियर, रास्ते में एक गाड़ी खड़ी है, सही है, और इस पर स्क्रैचेस है और हमें पता है किसने किया है, तो आप कहेंगे द कार वाज स्क्रैच्ड या समवन स्क्रैच्ड द कार. व्हिच वन इज राइट? द कार वाज स्क्रैच्ड. ये मोटरसाइकिल भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, तो लिहाजा हर जगह समवन को आप फिट करते हैं, आप अवॉइड करते हैं पैसिव वॉइस, क्योंकि हमें पैसिव वॉइस नहीं आता. दिस इज द प्रॉब्लम. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. Okay. Now this is one when you don't know actually the doer of the action. Number four, guys. To avoid blame, इल्ज़ाम से बचने के लिए हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं, खासकर कौन? पॉलिटिशियंस. मसलन अगर इमरान खान कोई गलती करता है, सही, ही मेक्स अ मिस्टेक, कल प्रेस में वो इस तरह नहीं कहता कि आई मेड अ मिस्टेक एंड आई एम वेरी सॉरी, वो कहते अ मिस्टेक वाज मेड, गलती हो गई है. व्हाई? टू अवॉइड द ब्लेम. बराक ओबामा से भी गलती हुई थी, अपनी कुछ ऐसे फैसले थे उनको नहीं करना चाहिए थे. देन जब वो आ गया स्टेज पर, उसने कहा a mistake was made and it will not be repeated again. Isn't it? We will not repeat it again. Only to avoid the blame. Politician इन चीजों की इस्तेमाल करते हैं. Why? To avoid the blame. इल्जाम से बचने के लिए पॉलिटिशियंस, ऑर्गेनाइजेशंस के जो लीडर्स होते हैं, वो भी जो सीईओज होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जब उनके ऑर्गेनाइजेशंस में या वो खुद गलतियां करते हैं तो वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं मतलब डालता, ना खुद पर डालता है ना स्टाफ पर. तब जो वो जर्नली कहते हैं अ मिस्टेक वाज मैड, एन एरर वाज मैड. अगर आप कोई इंटरनेट वाले से, गूगल से कोई गलती हो जाती है, गूगल स्टाफ से, तो कल सुंदर पिकाई जो है वो आता है, वो कहता है, या सुंदर, उसको पिकाई भी कहते हैं, प्याशे भी कहते हैं. सो और कहता है अ मिस्टेक वाज मैड एंड इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन. सिंपल. व्हाई? बिकॉज वी से टू अवॉइड द ब्लेम. ओके. नेक्स्ट वन, okay, 5 number, for journal events of the current affairs. For journal events of the current affairs. What does it mean? किसी भी स्टेट में पॉलिटिशियंस जो हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़ी ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स या बड़े बड़े इदारे, वो ऐसे चीज़ें करते हैं जिनको तमाम अवाम का
जो है उनके बारे में उनके पास मालूमात हो, जिसको हम कहते हैं जर्नल इवेंट्स। एक नेचुरल इवेंट्स है, उसके बाद मैं नहीं करता। आपके पॉलिटिक्स की वजह से, आपकी ब्यूरोक्रेट्स की वजह से कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिसकी आप डायरेक्टली उन पर ब्लेम नहीं लगा सकते, तो इनके लिए हम पैसे वाइज इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, इन पाकिस्तान एवरी डे 300 पीपल आर किडनैप्ड। अभी कौन करते हैं ये तो सबको पता है, लेकिन आप तो कह दें इस तरह। Do you understand? In Pakistan every day 10 billion rupees are stolen। अभी कौन करते हैं वो सबको पता है कौन करता है, लेकिन यहां पर हम ब्लेम किसी को नहीं डालते, जर्नल बात करते हैं। और ये ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे पॉलिटिशियन का, अगर हम इसको किसी इदारे को ब्लेम कर ले फिर इल्ज़ाम हम पर आता है, फिर हम टारगेट हो जाते हैं। तो लिहाजा यहां पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस। अंडरस्टैंड? हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अभी तो जब हम फ्री सेक और रीसो की तरफ जाए फिर बहुत सी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन आपको याद रखिए अब यहां से आपकी पैराग्राफ्स और ऐसे और प्रीसे की फाउंडेशन यहां से शुरू होती है। इन चीजों का फिर आप पैराग्राफ को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू रिमेंबर दीज थिंग्स। ओके, मैं राइट मोर। ओके, लेट मी मेक इट वन मोर। ओके, फॉर न्यू रिसर्चेस, ज्यादातर जो रिसर्चेस आते हैं, रिसर्चेस हम किस चीज के लिए करते हैं, ताकि इंसान के, ह्यूमंस के लिए कंट्रीब्यूशन बन जाए, यानी इस दुनिया को हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे दें। से कंट्रीब्यूशन टू दिस वर्ल्ड। और ये किस फॉर्म में हम देते हैं, नॉलेज फॉर्म में या इन्वेंशन फॉर्म में या डिस्कवरी फॉर्म में हम देते हैं। तो यहां पर देख ले गाइस, इन चीजों में इंफॉर्मेशन और नॉलेज और इन्वेंशन लाजमी, किस चीज को इजाद किया गया है, किस चीज की मालूमात हम दे रहे हैं, डिस्कवरी किस चीज की है, तो वो लाजिम है। लिहाजा यहां पर ज्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस। ओके, वी यूज पैसिव वॉइस। कुछ वक्त जगहों पर रिसर्चर्स की जरूरत है कि मैंने ये वो किया, ये डेटा कलेक्ट किया, कुछ हद तक, लेकिन ज्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो जितने भी रिसर्चेस आते हैं उसमें भी ज्यादातर पैसिव वॉइस इस्तेमाल होते हैं। ओके, रिमेंबर एक जगह इस तरह हुआ था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड थे, इंटेलिजेंट थे, बहुत ज़्यादा तेज थे, लेकिन जब उनको बुक्स दिए गए और उनको एक एक चैप्टर हवाला किया कि भाई इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं हूबहू उनको निकाल कर हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, आप सही है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किलात थे किताब से चीज़ों को बाहर लाना, उस नॉलेज को बाहर लाना। जब उनकी एनालिसिस उनको इवैल्यूएट कर दिया कि वजह क्या है, तो सबसे बड़ा वजह जो था वो सबसे बड़ी वजह जो थी वो पैसिव वॉइस की थी, कि वो पैसिव वॉइस में कंफ्यूज हो रहे थे कि यहां पर जो जुमला है उसके पीछे सेंटेंस की मानी क्या है। और सेकंड जो वजह थी वो थी वोकैबुलरी का। थर्ड वजह थी उसकी पैराग्राफ की कंक्लूजन का, कि वो पैराग्राफ की कंक्लूजन को नहीं निकाल सकते थे। तो पैसिव वॉइस इतना लाजमी है। आपको पता है हम क्यों, अगर कोई टीचर हमें पढ़ाता है तो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम किताब में देखते हैं तो फिर हम कहते हैं ओए ये तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर चीजें पैसिव वॉइस में और टीचर जो है वो एक्टिव वॉइस में आपको कर रहा है कि अमेरिका ने वो किया, यूरोप ने वो किया, उसने वो किया। सो देयरफॉर इट्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस। डू यू अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर, passive voice are more important. Okay, any question? Any question, guys? Okay, 7 number use. Let me finish it. Okay, last one. May I erase this, guys? Okay, 7 number use.
जब भी याद रखिए, यहां पर मैं लिखता हूं क्वेश्चन, ओके। जब कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे किस चीज में, अगर कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट में, किस चीज में, व्हाट में, वेयर में, सही, व्हेन में, और अगर कोई आपसे पूछे क्वेश्चन हु में, होम में, होम, ठीक है। जब कोई बंदा आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट में, वेयर में, व्हेन में, तो जवाब आपको पैसिव वॉइस में देना चाहिए। यहां पर आपको आपको उस एक्शन के बारे में पूछते हैं वो। अगर मैं आपको कह दिया पर मसलन यहां पर चावल जो है, लोग चावल पका रहे हैं, सही है, और यहां पर मैं अचानक आता हूं, मैं कहता हूं क्या हो रहा है, तो आप इस तरह नहीं कि आप कहेंगे द पीपल आर कुकिंग राइस। मैंने यहां पर एक्शन के बारे में बात की कि क्या हो रहा है यहां पर, व्हाट इज हैपनिंग, तो आप कहेंगे द राइस इज बीइंग कुक्ड, चावल पक रही है, द राइस इज बीइंग कुक्ड। अंडरस्टैंड? अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा हु इज कुकिंग द राइस, तो फिर आप एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर हम डूअर ऑफ द एक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो वी यूज एक्चुअली हियर एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एवी का क्या मतलब एक्टिव वॉइस, और यहां पर पैसिव वॉइस इस्तेमाल करेंगे। यहां पर बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और मैं आप आता हूं, ए व्हाट आर हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। अंडरस्टैंड? फुटबॉल का खेल हो रही है, सो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। कौन कर रहा है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, स्टूडेंट्स और प्लेइंग फुटबॉल। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? वेयर मीन्स एग्जाम्पल, अगर वो कहते हैं व्हाट हैपन और फिर कहते हैं वेयर, वी से द राइस इज कुक्ड इन द वेरांडा, or the rice is being cooked in the veranda. It talks about place. When the rice was cooked in the veranda at 2 o'clock. Who was doing it? Asim was doing, Jawad was doing. यहाँ पर अगर हमें कोई कह दे what is happening, तो आप कहेंगे जवाद is teaching। अल्लाह का ये ग्रामेटिकल रूल्स के खिलाफ है, यहाँ पर हम अवॉइड करते हैं, पैसे वॉइस में आते हैं नहीं, तो लिहाजा हम इस तरह कहते हैं। यहां पर मैंने आपसे पूछा क्या हो रहा है, मुझे एक्शन चाहिए, जो वाकया हो रहा है, जो इवेंट होता है वो मुझे चाहिए, मुझे डूअर ऑफ द एक्शन नहीं चाहिए। सो देयरफॉर यहां पर हम उसको अवॉइड करते हैं, इजीनेस लाते हैं, ठीक है। हमें आता नहीं, लेकिन ग्रामेटिकली ये बहुत इनफॉर्मल है। हालांकि अगर आप स्पोकन फॉर्म में अगर आप जवाब दे व्हाट्स हैपनिंग माय ब्रदर इज फाइटिंग, तो ये तो आपकी जेहन में ठीक है, मेंटली ठीक है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से ये इनफॉर्मल है, क्योंकि वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्शन के बारे में। यहां पर आप डोर ऑफ द एक्शन को आप फोकस दे रहे हैं, सही है। जब हु में क्वेश्चन आ जाए, हु इज गोइंग टू स्कूल, हु इज परफॉर्मिंग द प्रेयर, हु इज वर्किंग हार्ड, सो देन वी यूज एक्चुअली एक्टिव वॉइसेस। Okay, that's all, and see you tomorrow inshallah.